गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस और नो बेटा? एनीबॉडी? ओके बेटा, Yes, ठीक है। sir. देखो आ बेटा, रही है लास्ट आपकी क्लास में आवाज। हमने अच्छे से कर लिया था। ओके, राइट राइट राइट। हमने देखा था बेटा एक्साइटेशन थ्योरी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एस से मेरे पास डी में अगर एक्साइटेशन होना है तो बेटा मेरे पास क्लोरीन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा बेटा, एक्साइटेशन थोड़ा इजी कर देगा। देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि एस से मेरे पास डी में जाएगा तो एक्साइटेशन नॉट पॉसिबल व्हेन एच इज एक्ट्स एज ए साइड एटम। क्यों? क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो क्या करता है, ये डायग्राम मैंने आपको बताया था बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब मेरे पास साइड में होगा वो क्या करता है, जेड इफेक्टिव बढ़ा देता है, और इसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच का एनर्जी गैप थोड़ा कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट मेरे पास एक्साइटेशन ईजी हो जाएगी। S2P तो हमेशा होगा, लेकिन बेटा S2D अगर मुझे एक्साइट करना है उस केस में साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सिखाया था बेटा। कौन कौन से एलिमेंट मेरे कौन कौन से मॉलिक्यूल पॉसिबल सर है। कितनी देर होगी सर स्टार्ट हुए? जस्ट अभी स्टार्ट हुआ बेटा। ओके सर। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल बेटा पॉसिबल है, कौन कौन से नहीं होते। जैसे मैंने आपको कल अलग मॉलिक्यूल दिखाए थे, ये थोड़े अलग नोट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे SF2 बेटा, SF2 पॉसिबल हो जाता है, SF4, SF6, लेकिन मेरे पास H2S तो आपको देखने को मिलेगा, कभी भी आपको H4S देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सल्फर में बेटा अगर मुझे उसको H4S बनना है तो साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये एक एप्लीकेशन है एक्साइटेशन थ्योरी की। एक्साइटेशन थ्योरी की एप्लीकेशन क्या होती है? ये बेटा हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे बताया था कि H4S नहीं मिलता बेटा, H2S हमें मिल जाता है, OF2 मुझे मिल जाता है, OF4 नहीं मिलता। इनफैक्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें तो मेरे पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही मुझे देखने को मिलते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं मिलते। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? वो कंपाउंड्स विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा बेटा PCl5। PCl5 में बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ मुझे। हाँ जी बताओ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 5 बॉन्ड बना रहे हैं, 5 बॉन्ड बनाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पर SO4 2 माइनस, कभी सोचा बेटा ये सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, यहाँ पर कभी आपको SH4 नहीं देखने को मिलेगा कभी भी, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो वो मेरे पास जेड इफेक्टिव को नहीं बढ़ाएगा। उसके रिजल्ट में यहाँ पर हाइब्रिड, यहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होगी। ये भी बेटा कितना हो जाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 टू 8, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है यहाँ पर, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे मोलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या होता है बेटा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, उनको बोला जाता है प्यारे बच्चों हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसको लेकिन हाँ जी सर जैसे आपने बोला था कि F4O नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, सर हाँ जी। F3O एग्जिस्ट करेगा? नहीं नहीं बेटा, F3O तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके सर। हाँ आपको आगे पढ़ेंगे H3O प्लस एग्जिस्ट कर जाता है, H3O प्लस। ठीक है, लेकिन अगेन वो मेरे पास हाइपरवैलेंट कंपाउंड नहीं होता। वो तो हाइड्रोनियम आयन बन गया ना तो। हाँ वो क्या हो जाता है H3O प्लस में भी, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास इसको 2 सेकंड में रब कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर बताया था O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये बेटा यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक है, अगर यहाँ बेटा H प्लस है, H प्लस के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बना लेता है। उस टाइप मेरे पास ये एक बॉन्ड इसने बनाया तो H प्लस आ गया, तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, H3O प्लस। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड तो हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है कोई बात नहीं, लेकिन कोवलेंट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखो अगेन ये सेम है कि यहाँ पर बेटा कितने हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, लिख दीजिए बेटा, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। तो 12 कैसे? अभी बताता हूँ बेटा 12 कैसे। डन बेटा, चले आगे। 1 मिनट सर। ओके ओके। सर डन। ओके बेटा देखिए, यहाँ पर
तो इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरीके से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको बताऊंगा आगे कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। एक बार थोड़ा बॉन्डिंग का हम बेसिक समझ लें, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो बेटा इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है मेरे पास SO4 का। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है। ये 12 इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है बेटा सल्फर के कंपाउंड में जब मेरे पास साइड एटम क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और बेसिकली ऑक्सीजन ही बनाता है, बाकी यहाँ पर नहीं बना पाते। और जैसे जैसे बॉन्डिंग का हम आगे सीखेंगे तो हमको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो बेटा SO4 ये सब हाइपरवैलेंट कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल के अंदर रख लेते हैं बॉन्डिंग के रिजल्ट में। वो बेटा तभी पॉसिबल होंगे जब मेरे पास साइड एटम क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, यहाँ पर क्लोरीन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा। यस यस सर। ठीक है बेटा, चलिए लिख लिया, आगे चलें। नहीं सर। ओके लिख लीजिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस पता है आप लोगों को? इतनी तो ऑर्गेनिक हो चुकी होगी आपकी। यस सर। अच्छा फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई इशू नहीं, ठीक है, फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरलैपिंग का चक्कर होता है बस बेटा। चले बेटा आगे। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन कैसे? बेटा देखो हर एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। कितने हो चुके हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो कितने बेटा इस सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटा, बताओ? 6। अरे हर एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नहीं आते हैं? तो ये सर। तो बेटा इसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, यस और नो? हाँ ओके सर ओके। हाँ SO4 चार्ज तो अलग से लिखा जाता है ना 2-। मैं सिर्फ सल्फर की वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ बेटा, उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है चलिए अब चलते हैं आगे। अब बेटा देखो आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पूछता हूँ। अब मेरे पास आता है बेटा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वही उससे रिलेटेड है मेरे पास। कॉन्सेप्ट का नाम बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनना इसको, कॉन्सेप्ट का नाम बेटा हाइब्रिडाइजेशन। देखो चलो, मतलब बेटा मैंने आपको बताया था कि मैंने कार्बन को स्टडी किया, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने 1s2 2s2 एंड 2p2। तो बेटा ये 2s2 2p लिखी गई, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट कर दिया। जब मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा मेरे पास, ये मेरे पास 1s आ रहा था। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा बेटा तो मेरे पास बन जाता है ये, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो बेटा ये मेरे पास 2s है एंड दिस इज 2p, ठीक राइट, दिस इज 2p। अब बताओ बेटा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर मेरे पास हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने बेटा इस ऑर्बिटल के साथ अपनी ओवरलैपिंग की, इसके साथ ओवरलैपिंग की, इसके साथ ओवरलैपिंग की, इसके साथ ओवरलैपिंग की। क्लियर बेटा, समझ में आया? कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एक किसके साथ एक किसके साथ, टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब बताओ बेटा p ऑर्बिटल के बीच में कितना एंगल होता है? एंगल बिटवीन p ऑर्बिटल कितना होता है बेटा? आपने पढ़ रखा होगा अगर पहले चैप्टर के अंदर, 90 डिग्री होता है। तो बेटा CH4 के अंदर भी कितना एंगल होना चाहिए था बेटा? 90 डिग्री एंगल होना चाहिए था, यस और नो? यस सर। क्योंकि ये p ऑर्बिटल है। कार्बन के 3 p ऑर्बिटल के साथ, दोबारा बताता हूँ, देखो बेटा ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन की p ऑर्बिटल है, यहाँ से बेटा p ऑर्बिटल से एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल आई, यहाँ से हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल आई और इसने बॉन्डिंग की तो बेटा CH4 के अंदर मुझे कितना एंगल मिलना चाहिए था? 90 डिग्री का एंगल मिलना चाहिए था, यस और नो? सर ये 90 डिग्री कैसे, समझ नहीं आया। बेटा p ऑर्बिटल कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते, px py pz, अगर आपको याद हो बेटा। यस सर। तो बेटा px py pz म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको मैंने ऑर्बिटल वाले में बताया था, जो पहला था ऑर्बिटल होती है ना जिसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर बताया था बेटा जो p ऑर्बिटल होते हैं ना वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। px py pz, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, हर एक एक्सिस पे एक एक ऑर्बिटल रहता है बेटा। तो इसको बोलते हैं कि p ऑर्बिटल में कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री का एंगल रहता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। लेकिन जब बेटा मैंने ये मॉलिक्यूल बना और बेटा मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तो मुझे क्या मिला? मुझे पता चला कि बेटा यहाँ पर एंगल, एक ये वाला ऑर्बिटल और ये वाली ऑर्बिटल के एंगल कितने हैं बेटा? 1099.28, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, इतना एंगल मुझे देखने को मिला बेटा। होना कितना चाहिए था? 90 होना चाहिए था, क्योंकि p ऑर्बिटल के बीच में कितना एंगल होता है बेटा? 90 होता है। मिला कितना बेटा? 109.28 मिला, यानी इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल शेप तो आप सोच पाते हैं ना बेटा कितना होता है टेट्राहेड्रल शेप? ऐसी होती है ना टेट्राहेड्रल शेप, यस और नो? ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने।
ऐसा क्या हो गया बेटा, 90 से इतना एंगल क्यों चेंज हुआ? किसी को पता है बेटा? किसी ने पढ़ रखा है? नहीं पता। लोन पेयर Sir. रिपल्शन। नहीं बेटा, इसका रीजन होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली में क्या होता है आपको बताता हूं बेटा। ये जो आपको लग रहा होगा मेरे पास ये अकेला पी ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये अकेला पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल पे कोई बाहर से क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा और ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनता है। बट ऐसा नहीं होता। क्या हो रहा होता है बेटा, मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। देखो ये मैं दोबारा वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये px py pz क्या होते हैं बेटा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मेरे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये px ऑर्बिटल होता है बेटा। अगेन ये x एक्सिस y एक्सिस, ये y ऑर्बिटल होता है। एंड बेटा ये मेरे पास z एक्सिस में ये मेरे पास pz ऑर्बिटल होता है। इसको बोलता हूँ py, इसको बोला जाता है px। ये तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस से कोई हाइड्रोजन आएगा, ओवरलैप करेगा, यहाँ से कोई हाइड्रोजन आएगा, ओवरलैप करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, ओवरलैप करेगा। तो कितना एंगल होना चाहिए था, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए था हाइड्रोजन के बीच में भी। बट ऐसा नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है बेटा, इसका रीजन होता है बेटा मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं एक बार पीछे जाता हूँ दोबारा। ये s और p ऑर्बिटल आपको देखने में लग रहा होगा कि p ऑर्बिटल सिर्फ अलग से ही बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाते हैं बेटा, मिक्सिंग कर जाते हैं। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग कर जाते हैं। स्टार्टिंग में अभी आपको सुनने में थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको इसका रीजन बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। s ऑर्बिटल बेटा और p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग कर लेते हैं। कैसे मिक्सिंग कर लेते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो बेटा जो s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल ये स्फेरिकल शेप में होता है। px बेटा कैसे होता है, इस तरीके से होता है। देखो बेटा जो s ऑर्बिटल है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है बेटा। आपको पता है कि मान लो बेटा न्यूक्लियस हुआ और s ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। तो न्यूक्लियस के पास होता है तो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, बट एनर्जी कम होती है इसकी। यस और नो, समझ में आया? यस सर। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लेकिन बेटा इसकी एनर्जी कम होती है p ऑर्बिटल से। और जो px py pz है, ये कैसे होता है बेटा, इनकी एनर्जी तो ज्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी मेरे पास कम मिलती है, क्योंकि ये कैसा होता है, ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है। तो बेटा मान लो s ऑर्बिटल आया, उसने इस s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है, वो उसने इसके साथ क्या की, ओवरलैपिंग की। तो जब उसने इसके साथ ओवरलैपिंग की, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, ये इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि लोअर एनर्जी वाला तो मेरे पास ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं करेगा। और जो पी वाई ऑर्बिटल है, px py pz, इनके अंदर क्या बेटा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये मेरे पास p ऑर्बिटल है और ये बेटा मेरे पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन है, ये बेटा कार्बन का मेरे पास 2px ऑर्बिटल है, ठीक है। तो देखो इनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी हुई, लेकिन बेटा क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसके कंपैरिजन में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है। तो देखो एक ऑर्बिटल जो s वाली ऑर्बिटल थी, वैलेंस वाली, वो क्या कर रहा है बेटा, एनर्जी कम है। यहाँ पर बेटा क्या है, एनर्जी ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इस वजह से s और p ऑर्बिटल के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है एक्सटर्नल हाइड्रोजन के साथ, वो बेटा सेम एक्सटेंट की नहीं होती। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो कार्बन के वैलेंस शेल में क्या रहता है, s और p। s के साथ हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग की, p के साथ हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग की। क्योंकि दोनों की शेप अलग अलग है, तो हाइड्रोजन जो आया उसकी ओवरलैपिंग दोनों के साथ बेटा अलग अलग एक्सटेंट तक होती है। इसकी वजह से जो मेरे पास बॉन्ड्स बनता है, जो नया बॉन्ड बनेगा एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, वो बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है। इसको कैसे दूर किया जाए बेटा, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए बेटा, s और p तीनों p ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स का मतलब हाइब्रिड बना लेते हैं। आपने हाइब्रिड वर्ड सुना होगा, यस और नो? हाइब्रिड Yes, गाड़ियां sir. आती है जैसे आजकल, ठीक है, हाइब्रिड गाड़ी आती है, कुछ वो पेट्रोल पे भी चलती हैं, कुछ गाड़ियां बैटरी पे भी चलती हैं। s और p ऑर्बिटल बेटा आपस में क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेती हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या बेटा, मिक्स कर लेती हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो s ऑर्बिटल पहले डायरेक्शनल कम था, इसके अंदर डायरेक्शनल थोड़ी था बेटा, ये तो मेरे पास क्या था, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में था, इसकी एनर्जी कम थी, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और वो डायरेक्शनल बन जाता है। और p ऑर्बिटल बेटा जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी था, उसकी डायरेक्शन नहीं थी, वो क्या करेगा बेटा, अपनी एनर्जी कम करेगा और डायरेक्शन थोड़ा कम कर लेगा। एज ए रिजल्ट बेटा एक s और 3 p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो बेटा ऑर्बिटल हमेशा कंजर्व रहती है। पहले 4 ऑर्बिटल थी अलग अलग, मिक्स होने के बाद भी कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, 4 ऑर्बिटल बनेगी। और हर एक ऑर्बिटल को क्या नाम दिया जाएगा, sp3 ऑर्बिटल, क्योंकि एक s ऑर्बिटल
और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिल चुकी हैं, और इनका देखो स्ट्रक्चर नहीं मैंने बताया अभी आपको, इनकी शेप नहीं बताई, सिर्फ इतना समझिए कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं, 4 नई ऑर्बिटल बनाती हैं, और उन 4 ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है, मान लो बेटा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर 4 टाइप की नई ऑर्बिटल बनी, ठीक है, ये एक sp3 ऑर्बिटल है, ये एक sp3 ऑर्बिटल है, ये एक sp3 ऑर्बिटल है, और ये भी एक sp3 ऑर्बिटल है। अब मैं s और p की बात नहीं करूंगा, अब मैं sp3 ऑर्बिटल की बात करूंगा। क्लियर है बेटा, यस और नो? यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है बेटा पूछ सकता है। ऑर्बिटल बस आपस में हाइपोथेटिकली इंटरमिक्स हो गए। sp3 कैसे बना? क्या बेटा sp3 कैसे बना? अच्छा देखो बेटा, मैंने एक s लिया और 3 मैंने p लिए, ये आपस में क्या कर चुके हैं, ओवरलैप कर चुके हैं, इंटरमिक्सिंग हो चुकी है। ये बेटा तीनों आपस में जब इंटरमिक्स हुए, ओवरलैप किए, तो मेरे पास कितनी, अगर पहले 4 ऑर्बिटल थी अलग अलग, एक s, एक p, एक p, एक p, 3 p और एक s, पहले 4 ऑर्बिटल थी बेटा, अभी भी कितनी ऑर्बिटल बनेगी, ऑर्बिटल बेटा कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे और जैसे मेरे पास एनर्जी होती है, पहले भी 4 थी अब भी 4 बनी, लेकिन बेटा ये जो 4 नई ऑर्बिटल बनी ना, ये मेरे पास इंप्रूव्ड ऑर्बिटल है, पहले वाली ऑर्बिटल से बेहतर ऑर्बिटल है, किसके लिए, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले मैंने बताया इसकी एनर्जी क्या थी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन एनर्जी कम थी, अब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मुझे चाहिए ना बेटा बॉन्ड बनाने के लिए, यस और नो? हाँ जी यस बेटा, सर। हाँ तो बेटा इसलिए बस ये अभी तक समझिए कि 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुई, और इंटरमिक्स होने के बाद बेटा नई 4 ऑर्बिटल का जन्म होता है, और उन 4 ऑर्बिटल को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, 4 नई ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल को sp3। sp3 कैसे, देखो जो नई ऑर्बिटल बनेगी उसमें s का कितना पार्ट होगा 1, p का कितना पार्ट होगा 3, यानी 25% s होगा, और 75% क्या हो जाएगा मेरे पास p। तो बेटा s के अंदर 1, p के अंदर 3, s का पार्ट 1, p का पार्ट 3, s का 1 पार्ट, ठीक है, s1 p3, यस और नो? सर इधर एस का कितना पार्ट होगा? बेटा 25% होगा ना, ओके सर ओके। सिंपल सी बात है ना, वही देखो एक s और 3 p, यानी 1/4 s है और 3/4 p है, तो 25% होगा ना इसका, मेरा s का पार्ट, यस ठीक है ना। तो देखो अब इस तरीके से बेटा जो मेरे पास ऑर्बिटल बनी, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होती है, इट इज अ प्रोसेस टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, ठीक है, टू डिफरेंट ऑर्बिटल टू मेक देम आइडेंटिकल इन शेप, एनर्जी एंड एंगल। पहले इसमें क्या था बेटा, मेरे पास इसकी शेप अलग थी, इनकी एनर्जी अलग थी, मैं क्या चाहता हूं बेटा, चारों के चारों ऑर्बिटल कैसी हो, आइडेंटिकल इन शेप हो, आइडेंटिकल इन क्या हो जाए बेटा, एनर्जी हो जाए, और आइडेंटिकल इन एंगल हो जाए, ताकि बेटा क्या हो जाता है मेरे पास, जो मेरे पास बॉन्ड बनेगा वो मेरे पास इफेक्टिव बॉन्ड बने। इसको बोलता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बन चुकी है, समझे बेटा, क्लियर? सर पेज नंबर 14 निकाल दो कि एक बार आप। हाँ हाँ, आप एक बार लिख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख रखा आपको, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह बाद में लिख लेना। दोबारा रिपीट करता हूँ, तो कार्बन में अगर p ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्शन कर रही होती, सिर्फ p ऑर्बिटल अलग बॉन्ड बनाती और s अलग से बॉन्ड बनाती, तो एंगल बेटा 190 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में एंगल 109 मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं और आइडेंटिकल बन जाती हैं, चारों की चारों ऑर्बिटल, ताकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन और बेहतर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसकी वजह से बेटा इस प्रोसेस को, यानी जिस प्रोसेस में s और p आपस में इंटरमिक्स होके नई ऑर्बिटल बना लेती हैं, उसको बोला जाता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड हो चुकी है, हाइब्रिड समझते होंगे आप, हाइब्रिड क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चले बेटा आगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये था मेरे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, px p pz, x y एंड z, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, तो एंगल भी 90 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि ऑर्बिटल क्या कर लेती है बेटा, बॉन्ड बनाने से जस्ट पहले अपने आप को ओरिएंट कर लेती है एक नई तरीके से। ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा सोचने में, बट अगर आप इसकी एनिमेशन देखेंगे ना, यूट्यूब पे आप एनिमेशन देख लेना बेटा कोई, तो आपको इजीली समझ में आएगा कैसे एनर्जी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होती हैं और नई ऑर्बिटल बना लेती है, वहां से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए ये भी लिख लिया होगा बेटा। चलते हैं 16, देखो सिंपल है, ये एस ऑर्बिटल है बेटा, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है बट इसकी एनर्जी कम है। एस तो बेटा न्यूक्लियस के सबसे पास होता है तो एनर्जी कम होती है। पी ऑर्बिटल बेटा डायरेक्शनल तो होता है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्शनल तो होता है, यानी डायरेक्शनल का मतलब बेटा ये एंगल अच्छा बना लेगा, ओवरलैपिंग अच्छी करेगा ना। आप खुद बताओ बेटा,
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बेटा मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, एक दूसरी s ऑर्बिटल है। एक बेटा मेरे पास यहाँ पर p ऑर्बिटल है और यहाँ पर बेटा मेरे पास p ऑर्बिटल। ये बेटा मेरे पास ss ओवरलैप है एंड दिस इज बेटा p एंड s ओवरलैप। बताओ कौन सा ओवरलैप बेटा ज्यादा इफेक्टिव होगा? P and S. किस एरिया? हाँ, P एंड S, वेरी गुड। कुछ सोचो, क्योंकि बेटा जितना मेरा एरिया का जितना मेरे पास एरिया ज्यादा होगा ओवरलैपिंग का, उतना बेहतर होता है बेटा। तो इसलिए मेरे पास जो P वाली ऑर्बिटल है ना, वो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग मानी जाती है, ठीक है। ऐसे बेटा अगर यहाँ पर मैंने PP ओवरलैपिंग लिख दिया, PP ओवरलैपिंग, तो बेटा क्योंकि डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल का मतलब क्या बेटा, थोड़ी पॉइंटेड सी है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर तो और ही बेहतरीन क्या होगा, मेरे पास ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग PP में सबसे अच्छा, देन PS और देन SS, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर शेडोइड एरिया वाला ज्यादा होता है। तो इस केस में बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने की वजह से बेटा यहाँ पर अच्छी ओवरलैपिंग तो होगी, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन ज्यादा एनर्जी है इसकी, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से क्या हो जाता है बेटा, इस केस में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि चारों की चारों ऑर्बिटल मेरी S वाली, P वाली, P वाली, P वाली बिल्कुल आइडेंटिकल हो, ताकि जो चारों मेरे नए बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, वो भी बेटा क्या हो, आइडेंटिकल हो, किसी टाइप की रिपल्शन या अट्रैक्शन मेरे पास ज्यादा ना हो, चारों के चारों बॉन्ड मेरे पास इक्वली स्टेबल इन एनर्जी हो, ठीक है। इस वजह से बेटा जब दोनों को मिक्स करता हूं कि S ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी, वो बढ़ चुकी है, और वो थोड़ा सा डायरेक्शनल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग कम हो रही थी, अब वो थोड़ा डायरेक्शनल हो जाएगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। और P ऑर्बिटल बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है, सॉरी उसकी एनर्जी कम हो चुकी है, और जो बहुत ज्यादा डायरेक्शनल था, थोड़ी सी डायरेक्शन कम होती है, इसकी वजह से बेटा जो नई ऑर्बिटल बनती है उनको बोला जाता है sp3 ऑर्बिटल। क्लियर? सर SS में ओवरलैपिंग अच्छी क्यों नहीं होगी? अच्छा, ओवरलैपिंग क्यों नहीं अच्छी होती बेटा? ओवरलैपिंग एरिया किसके अंदर ज्यादा होगा, आप बताओ बेटा। यहाँ पर ओवरलैपिंग कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग एरिया थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पॉइंटेड है, पॉइंटेड में दोनों का जो एरिया कवर होगा वो ज्यादा होगा ओवरलैपिंग वाला, यस और नो? यस। तो बस इसका ये रीजन है, और कोई रीजन है, ये तो एक कॉमन सेंस से रीजन आ रहा है कि दोनों के दोनों अगर स्फीयर हैं, ओवरलैप करेंगे तो ये एरिया और ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वाला एरिया। PS में ओवरलैपिंग बेटर होती है और PP में ओवरलैपिंग और बेटर हो जाती है, क्योंकि पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड में ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। 17, हाँ इसको लिख लीजिए। देखो दोबारा कह रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? इट इज ए प्रोसेस टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू डिफरेंट ऑर्बिटल टू मेक देम आइडेंटिकल इन शेप, एनर्जी एंड एनर्जी, शेप, एनर्जी एंड एंगल। बेटा एक अगर एटम के अंदर 2 या 3 ऑर्बिटल हैं, वो क्या करती है, अलग अलग एनर्जी की है और अलग अलग शेप की है, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं और नई ऑर्बिटल देती हैं, और जो नई ऑर्बिटल बनती है उन सब की एनर्जी सेम, सबका एंगल सेम, सबकी शेप सेम। तो जो नई ऑर्बिटल बनी उनको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ऐसा क्यों करता है? ताकि बेटा जो बॉन्ड बन रहा है, जिसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा, वो कैसा बने बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, ठीक है। तो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है बेटा, याद रखना, एक्चुअली में क्या होता है किसी को नहीं पता। एक्चुअली में तो बेटा हमें नहीं पता कि मतलब किस तरीके से ओवरलैपिंग करता है, ऑर्बिटल का किसी ने देखा थोड़ी है, ठीक है। तो एक्चुअली हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, इसको बस इतना याद रखिए। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक्सेप्ट बेंजाइन। बेंजाइन बताता हूं आपको होता क्या है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसा बनाती है बेटा, हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड ही बनाती हैं। आपने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा बेटा हाइब्रिडाइजेशन, जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है मेरे पास, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है, sp हो जाती है, यस और नो? सुना नहीं है। पढ़ा बेटा? आपने एल्कीन, एल्केन, एल्काइन पढ़ लिया? सर मैम ने बोला था बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। अभी देखो ये पॉइंट याद रखना, मैं बॉन्डिंग में आपको बता दूंगा किस तरीके से। बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। आपने सिग्मा पाई देखिए, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बनाती है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, ठीक है। हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाती है क्या बेटा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड नहीं बनाती। अच्छा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है मुझे ये बताओ फटाफट, ये तो पढ़ा होगा ना आपने। एंड टू एंड ओवरलैप होता है, यस और नो? यस सर। हाँ, एंड टू एंड ओवरलैप होता है। और पाई बॉन्ड में क्या होता है बेटा बताओ? परपेंडिकुलर होता है। हाँ, लेटरल ओवरलैप बोल सकता हूं मैं, या परपेंडिकुलर, लेटरल ओवरलैप, ठीक है। तो बस याद रखना बेटा, ठीक है। तो जब भी एंड टू एंड ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड यानी वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है। और आप समझ भी सकते हो बेटा, एंड टू एंड ओवरलैप के लिए मुझे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए बेटा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ही वही जहां हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है बेटा, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड क्या बनता है बेटा, जब
मेरे पास कैसा बनता है, पाई बॉन्ड वहां बनता है जहां मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन की कोई नीड नहीं होती। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसको बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ये फॉर्मेशन में हेल्प करा। थर्ड पॉइंट बेटा, हाँ थर्ड पॉइंट देखो, एज एस कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, जैसे जैसे किसी ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर चलता हूँ, ये 4 नई ऑर्बिटल बनी, इसको एस और p3 ऑर्बिटल बोला, तो देखो 4 ऑर्बिटल बनी, 1 2 3 4, कितने ऑर्बिटल से बनी, 4 से मिलके बनी थी। तो जो नई ऑर्बिटल बनी, हर एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसा कितना पार्ट, 1/4, p का कितना 3/4, तो इस ऑर्बिटल में कितना एस कैरेक्टर है बेटा, 25% है, इसके अंदर भी कितना परसेंट है, 25, यहाँ पर भी कितना 25 और यहाँ पर भी 25 है। यस और नो? यस सर। ठीक है, समझ में आया बेटा। देखो जो एस कैरेक्टर है, यानी इस ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास एस कैरेक्टर होता है। एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, एस परसेंटेज कितनी है, हर बार 25 नहीं होता, कई बार थोड़ा कम भी होता है, कई बार थोड़ा ज्यादा भी होता है। अभी आपको बताता हूँ वो कौन सा केस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बोलता है बेटा कि एज एस कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, यानी जिस ऑर्बिटल के अंदर बेटा एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। खुद सोचो, एस कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एस परसेंटेज ज्यादा है। एस ऑर्बिटल कहां रहती है बेटा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहती है। तो अगर न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगी तो वहां पर क्या होता है बेटा, मेरे पास वहां पर मेरे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यस और नो? यस सर। ठीक है। और एस कैरेक्टर मैंने बताया बेटा आपको, अगर मैं किसी न्यूक्लियस की बात करता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, मतलब बेटा मैंने न्यूक्लियस की बात की किसी, यहाँ पर बेटा मेरे पास S है और यहाँ पर मान लो मेरे पास P है, तो ये बेटा मेरे पास SP है। S मेरे पास न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने की वजह से बेटा इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। यस और नो? यस और नो? जो बेटा न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा उसके ऊपर Z इफेक्टिव ज्यादा, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम नहीं होगी। यस और नो? यस सर। बेटा आपने पीरियोडिसिटी नहीं रिवाइज की है, ये सब पीरियोडिसिटी में बता रखा है बेटा आपको कि S सर मेरे पास हमारा ज्यादा करीब होता है। पीरियोडिक हाँ टेबल जी। भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हमारा सर। अच्छा, ये ऑर्बिटल वाला पार्ट रहता है आपका, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, ये हो गया था, ये रहता है बेटा। हाँ जी, यस और नो? आप बताएंगे तो। हाँ जी, सर एनीबडी आपकी दोबारा आवाज बोलो। अटक गई थी बीच में, क्या कह रहे हो सर आप? सर मैं ये आपकी कह रहा हूँ आवाज बेटा, नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है? यस सर। मैं ये बीच कह रहा बीच था में बेटा, अटक जाती है बारी बारी। अच्छा अच्छा, SPDF ये वाला पार्ट कुछ बच्चों को रहता है, SPDF वाला पार्ट हो गया था। ये तो सर आसान है, ये तो आता है। हाँ, फिर मैं ये तो कह रहा हूँ बेटा, एस कैरेक्टर जितना पास, जितना एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी कम होगी। यस और नो? यस सर। तो बस किसी ऑर्बिटल के अंदर जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होता है उसकी बेटा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। यह भी आपको मैं क्लियर करा दूं कैसे होता है, बस अब ये पॉइंट याद रखो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा किसी ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। ये सिंपल सी बात क्वांटम है बेटा। नंबर में भी था सर। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्वांटम नंबर वाला पार्ट ही था ये, ठीक है। तो देखो यही मैंने बोला कि बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी बेटा जो मेरे पास 4 ऑर्बिटल बनी थी, अभी मैंने बताया था कि एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती हैं और 4 नई ऑर्बिटल को क्या करती है बेटा, उनको जन्म दिया जाता है। 4 नई ऑर्बिटल के अंदर s का कैरेक्टर कितना बेटा 25, p का कैरेक्टर कितना बेटा 75। तो जो नई 4 ऑर्बिटल बनी उसके अंदर s का कैरेक्टर 25 रहता है और p का 75, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है बेटा, मेरे पास अलग अलग बॉन्ड बनते हैं, अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर तो सारे के सारे सेम थे, CH4 में हर एक बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन अगर मान लो बेटा मेरे पास 4 टाइप के बॉन्ड अलग अलग बनते हो, उस केस में मेरे पास अलग केस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, किसी भी ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ग्रेटर द एंगल मोर विल बी एस कैरेक्टर। याद रखना कैसे, अभी आपको बताता हूँ। मान लो बेटा मेरे पास ये मेरे पास कोई भी बॉन्ड है, ए का बॉन्ड, ठीक है। ये मेरे पास बेटा ए ने बॉन्ड बनाया बी के साथ, यहाँ पर बेटा मेरे पास सी के साथ और मेरे पास सी के साथ। तो देखो एक बेटा ये बॉन्ड एंगल है θ1, एक मेरे पास ये बॉन्ड एंगल है बेटा θ2, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में छोटी छोटी बारीकियां सीखेंगे। तो आप देख सकते हो बेटा कि θ1 मेरे पास ज्यादा है देन θ2, तो बेटा आप एंगल को देख के ही बता सकते हो कि ये जो बेटा ऑर्बिटल है, ये जो मेरे पास हाइड्रोजन की ऑर्बिटल है, यहाँ पर बेटा मेरे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बेटा यहाँ पर ज्यादा होता है।
यस और नो? यस सर। इसको देखो एक और तरीका बताता हूँ बेटा, इस ऑर्बिटल के अंदर अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो बेटा न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, यहाँ पर मतलब एक एटम के ज्यादा पास रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस और नो? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा पास रहेगी उतना बेटा इस ऑर्बिटल के अंदर और इस ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो बेटा एंगल अपने आप इंक्रीज हो जाता है। अगर ऐसे सोच सकते हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज सिंपल याद रखना कि जितना ज्यादा बेटा मेरे पास एंगल होगा उतना ही ज्यादा उन ऑर्बिटल के बीच में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस वाले केस के अंदर यहाँ पर एस कैरेक्टर और इन ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर सेम नहीं होगा बेटा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी जब ऑर्बिटल ए मेरे पास, मान लो ए मेरे पास कोई भी एटम था, उसके अंदर बेटा एस था, 2s था, और यहाँ पर मान लो बेटा मेरे पास 2p था। और जब बेटा ये चारों ऑर्बिटल आपस में क्या करती हैं, मिक्स हो रही होंगी ना, मिक्स होके बाद बेटा मेरे को 2 सेट मिलेगा ऑर्बिटल्स का। यानी एक में बेटा एस कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, और दूसरे में बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर कम। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये डिपेंड करता है बी और सी के ऊपर। जो साइड एटम यहाँ पर लगा होगा ना, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेरे पास साइड एटम लगा हुआ है। अभी देखिए इसमें मत जाइए, ये मैं आपको बता दूंगा। अभी हमने सिंपली क्या सीखा, क्या बात याद रखनी है कि मेरे पास एक हाइब्रिडाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट होता है। वो क्यों बनाया जाता है? ताकि चारों के चारों बॉन्ड मेरे क्या बने, इक्वली स्टेबल बने और अच्छे मेरे पास बॉन्ड बन जाए। क्या होता है, जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल है, इंडिविजुअल एस पी, वो क्या करती है बेटा, आपस में ओवरलैप कर जाती है, मिक्स कर जाती है और नई ऑर्बिटल को बनाती है। ठीक है, वो कैसे बनता है? अगर एक एस और 3p ऑर्बिटल बनी तो कितनी ऑर्बिटल बेटा इन्वॉल्व थी? 4, तो बनेंगी भी कितनी? 4। और हर एक ऑर्बिटल को क्या नाम दिया जाएगा? sp3, sp3 एंड sp3। क्लियर? इतना क्लियर है बेटा यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर हमने जैसे केस लिया CH4 का, जिसके अंदर हमने कहा कि जो S है एक S 3p के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा। कोई ऐसा Very केस good. भी हो सकता है जिसमें कि 3 S हो और 1 p हो, या 2 S 2 p हो ऐसे? बेटा 3s तो कभी बन ही नहीं सकता, 2s 2p के साथ ही तो ओवरलैप करेगा। यस और नो? s बेटा कभी, देखो याद रखना, ये बेटा ओवरलैपिंग तब होती है जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो। 2s कभी भी 4p के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा बेटा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, इंटरमिक्स तभी तो हो पाएंगे ना जब दोनों में एनर्जी गैप मिनिमम होगा, या एनर्जी क्या हो बेटा, सिमिलर टाइप की एनर्जी हो। यस और नो? सर ये समझ नहीं आया पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? देखा, 2s और 4p बेटा ओवरलैप नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? अगेन मैं बॉन्डिंग में जाता हूँ। बॉन्डिंग में बताओ बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, किसकी एनर्जी ज्यादा बेटा बताओ, 2s 2p की या 4p की? सर 4p की। 4p की। एनर्जी कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? -13.6 into z square by n square। यस और नो? यस सर। तो जितना ज्यादा n होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी। तो बेटा इनकी एनर्जी में 2s और 4p की एनर्जी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस हो तो बेटा ओवरलैपिंग करके कर भी क्या लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन का एक ही तो रीजन से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ताकि बेटा मेरी एनर्जी इंप्रूव हो जाए। या तो बेटा अपने इतने ज्यादा एनर्जी गैप को ओवरलैप होगा ही क्यों बेटा, हो ही नहीं पाएगा इतना ज्यादा एनर्जी गैप वाले तो ओवरलैप। ये बेटा 2s तो मैंने आपको जब ऑर्बिटल बनाई थी, 2s तो बेटा यहाँ कहीं मिलेगा सेकंड पे, 4 भी बेटा यहाँ कहीं मिलेगा। इतना ज्यादा एनर्जी का बेटा ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी। 2s के साथ 2p यहीं कहीं मिलेगा, इसी लेवल में मिलेगा ऊपर नीचे, तो इनकी ओवरलैपिंग हो सकती है। यस और नो? नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे sp3 एक हाइब्रिडाइजेशन है, वैसे हाँ। s3p भी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती है? S3p नहीं होती बेटा, S3p हो ही नहीं सकती। S3p कैसी हो जाती बेटा? एक p 3s के साथ क्यों करेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, sp 3 के साथ करेगा। S3p नहीं होती बेटा। क्लियर? देखो S3p होने के लिए 3s का होना जरूरी है। यस और नो? अरे S3p का मतलब क्या है, ये 3s ऑर्बिटल होंगी और एक मेरे पास p ऑर्बिटल होगी, यही तो मतलब हुआ है इसका। यस और नो? नहीं समझ में आया? नो सर। बेटा S3p का मतलब से क्या है बेटा, इसमें मतलब s का कितना परसेंट है मेरे पास, 75% है। तो 3s ऑर्बिटल होंगी तभी तो 75% होगा ना। अब sp3 क्या था, sp3 के अंदर तो बेटा एक s था और 3 यहाँ पर p था मेरे पास। ये तो बेटा ऑर्बिटल 3 ही, p तो हमेशा 3 ही होते हैं, 12 + 1 से निकाला था आपने। सर 3s पॉसिबल है? 3s, ये वाली 3s, ये नहीं वाली सर, 3s, मतलब ये हाँ 3 पॉसिबल ही s नहीं है ना। ऑर्बिटल बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग। बिल्कुल बेटा, हाँ पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, ये मैं वही तो कह रहा था ना। एक क्वांटम लेवल पर फॉर एक n की वैल्यू, ठीक है, 2 3, एक n की वैल्यू के लिए 3s पॉसिबल ही नहीं होते, तो s3p कभी पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा। समझ में आया? सर उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा।
हाँ, उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2s 3s और 4s को मिक्स कर दूंगा, बेटा वो पॉसिबल ही नहीं है ना। हमेशा मिक्सिंग कब होगी, 2s और 2p, या s 2s और 2p में होगी, या 3s 3p 3d में होगी। सेम लेवल पे होती है बेटा मिक्सिंग फॉर सेम एन वैल्यू, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस अगर बहुत ही ज्यादा हो गया ना, तो मिक्स करने का फायदा ही क्या बेटा। मिक्स तो मेरी तभी होगी ना कि अगर थोड़ी सी एनर्जी किसकी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम हो जाए, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी एनर्जी कम हो उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाए। तो बेटा S3p कभी भी पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? ओके सर। सर जैसे हाँ sp एंड sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हमें हाँ जी। कैसे पता चलेगा कि किसमें कितनी मिक्सिंग होगी? हाँ बेटा, वो मैं बताऊंगा, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब sp होती है, कब sp2 होती है, कब sp3 होती है। यानी देखो sp का मतलब क्या होता है, एक बार मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। sp का मीनिंग क्या होता है बेटा बताओ। देखो मेरे पास, तो मतलब एक s और एक p के बीच में। हाँ बस वेरी गुड, ये एक ऐसा है बेटा, और ये देखो px है, py है और pz। देखो एक s और एक p के बीच में अगर ओवरलैपिंग हुई तो उसको क्या बोलता हूँ बेटा मैं, sp। ठीक है, देखो एक s और एक p कितनी ऑर्बिटल थी, 1 ये, तो ओवरऑल कितनी ऑर्बिटल बनेगी बेटा, 2 ऑर्बिटल बनेगी। तो देखो यस। ये फिर ये जो बेटा py pz है ये कैसी रहती हैं, ये मेरे पास बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहती है, ये परपेंडिकुलर रहेंगी इसके। यस और नो? जैसे मैंने बनाया बेटा एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन बॉन्ड बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन 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 और एक हाइड्रोजन रखा। तो बेटा इस कार्बन के ऊपर एक पी ऑर्बिटल है, इसके परपेंडिकुलर एक पी ऑर्बिटल है, और उनके बीच में कैसे ओवरलैपिंग हो रही होती है बेटा, लेटरल वाइज ओवरलैपिंग हो रही होती है। इसको बोलता हूँ सिग्मा बॉन्ड, और इसको बोल देता हूँ बेटा मैं पाई बॉन्ड। यस और नो? ये यस तो सर। आपने पढ़ा होगा ना बेटा, C2H4 का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में। यस और नो, या नहीं पढ़ा बेटा? नो सर। अच्छा चलो, C2H4 का स्ट्रक्चर ये होता है। C2H4 को क्या बोलता हूँ बेटा मैं, इथीन बोल देता हूँ। इथीन, हाँ इथीन। इसको बेटा ऐसे लिखा जाता है C डबल बॉन्ड H2, और यहाँ पर लिखा जाता है H2। देखो इसमें बॉन्डिंग इस तरीके से होती है, देखो एक कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग की, एक हाइड्रोजन के साथ, कौन सी, सिग्मा बॉन्ड। एक बेटा एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड। और बेटा जो देखो अगर मैं तीनों ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया तो एक पी ऑर्बिटल कैसे बना, इस कार्बन के ऊपर एक पी वाई ऑर्बिटल एज इट इज बचेगा, इस कार्बन के ऊपर दूसरा पी वाई ऑर्बिटल एज इट इज बचेगा। तो एक पी वाई दूसरे पी वाई के साथ बेटा यहाँ पर क्या करेगा, इसकी सिमिट्री मैच कर जाएगी। पी वाई पी एक्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो अगर ये बेटा पी वाई प्लेन में है और ये एक्स प्लेन में है, इनमें ओवरलैपिंग कभी हो ही नहीं पाएगी। दोनों के दोनों सेम प्लेन में होंगे, पी वाई पी एक्स, तो इनमें ओवरलैपिंग होगी। और बेटा जब लेटरल वाइज ओवरलैपिंग उसे बोलता हूँ पाई बॉन्ड बोल देता हूँ बेटा, उसे बोलता हूँ बेटा मैं पाई बॉन्ड। और जब बेटा ये वाली बॉन्ड बनी इसको क्या बोलता हूँ बेटा मैं, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? यस सर। तो देखो जो सिग्मा बॉन्ड बने बेटा 1 2 3, तो 1 2 3, तो बेटा इस कार्बन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, sp3। हमेशा सिग्मा बॉन्ड गिन लो, जितना सिग्मा बॉन्ड है तो 1 2 3, तो s की पावर सॉरी sp2 बनेगी इसकी sp2, तो s1 p2 1 2 3 टोटल 3, तो s की पावर 1 p की पावर 2 टोटल 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। अगर यहाँ पर बेटा मैं लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, यानी 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक py और एक pz से बन रहा होगा। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा, एक ये और एक ये, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड है। यस और नो? है ना? तो बेटा जितने सिग्मा बॉन्ड है 2 हैं, तो s की पावर 1 और p की पावर 1 कितने हो चुके बेटा, यहाँ पर इसके हाइब्रिडाइजेशन कितने बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? समझ में आया? सर ये s की पावर 1 कैसा है ये नहीं समझा। यस सर, नहीं ये बेटा, बताइए। s की पावर 1 का मेरा मतलब है कि इस पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये समझ में आ गया? हाँ सर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड कब बने होंगे बेटा, एक मेरे पास s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करे होंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो बेटा ये मेरे पास एक s आया होगा और एक p आया होगा, तभी बेटा मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे, क्योंकि 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बेटा, जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करती है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। क्लियर? देखो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है किसी भी एटम की, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो बेटा sp ऑर्बिटल ही तो बनेगा, यानी एक s आया होगा एक p आया होगा, तभी तो मेरे पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी होगी, 2 ऑर्बिटल यहाँ से ही तो 2 sp बनी होगी ऑर्बिटल इसके ऊपर। यस और नो? नहीं समझ में आया? नहीं सर। अच्छा नहीं बेटा ये सर। बताओ, इस कार्बन के ऊपर, चलो मैं आपको दोबारा बताता हूँ,
ये वाला समझ में आ गया था, ये वाला पार्ट ये भी नहीं समझ में आया? नो सर, इसमें पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे सर? बेटा पाई बॉन्ड, अरे यार बेटा वो पाई बॉन्ड तो बेटा आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होना चाहिए था ना, तो तभी तो नहीं आपको सर, दिक्कत आ मतलब रही है। जैसे यहाँ पे कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ और से एक इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर होगा, और एक हाँ इलेक्ट्रॉन सर, तो एक बॉन्ड होता है, दो एक, हाँ फिर एक ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। सर फिर वो नीचे से भी वैसे ही बन रहेगा? हाँ ओवरलैपिंग बेटा, ऑर्बिटल है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों जगह प्रेजेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा यहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों जगह प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक वेव भी तो है, पार्टिकल क्यों सोचते हैं उसको, वेव भी तो है इलेक्ट्रॉन, यस और ये नो? यस। हाँ दोनों जगह से ओवरलैप होता है बेटा, दोनों जगह से। अच्छा देखो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? अभी सिर्फ आप इतना समझिए, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना बेटा, अभी सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड पे फॉलो करते हैं, पाई बॉन्ड आपको बाद में बताता हूँ। हाइब्रिडेशन में कुछ पॉइंट्स याद रखने, सबसे पहले जो नई ऑर्बिटल बनती है मिक्सिंग के बाद उसे बोलता हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ठीक है? और एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा किसी भी ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी कम होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल कहाँ रहती है बेटा, न्यूक्लियस के पास रहती है। एंड फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, उसमें एंगल ज्यादा होगा। और बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का तरीका कैसा, कोस थीटा होता है बेटा, इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। यानी अगर मैंने इस एंगल का आपको एंगल दे दिया थीटा वन, तो इसका कोस थीटा वन निकालिए, और इस ऑर्बिटल के अंदर जितना एस कैरेक्टर होगा इसके इक्वल रखिए, आपको एस कैरेक्टर मिल जाएगा, एस कैरेक्टर अपने आप निकल के आएगा आपके पास। क्लियर, यहां तक समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, उसको मैं बताता हूँ आपको, पाई बॉन्ड को थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, चलिए ठीक है। चलिए। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन बेटा निकालने का तरीका, ये तो मैंने आपको खैर सिंपल बताया, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप पता कैसे करोगे कि इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा? सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, एनर्जी गैप मेरे पास मिनिमम होना चाहिए। देखिए ये मेरे को बड़ा हेल्प करता है हाइब्रिडाइजेशन बताने में। सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, सेंट्रल एटम देखना है, ठीक है? अगर सेंट्रल एटम के पास बेटा लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा, तो आप बताओ लोन पेयर बेटा कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने में, उसमें उसकी कोई भी it doesn't want to participate in hybridization। तो जब भी आपको लोन पेयर दिखेगा, अभी आपको इसके एप्लीकेशन बताऊंगा, तो बेटा उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक बार अब ये पॉइंट याद रखिए सिर्फ आप, कि लोन पेयर क्या करता है बेटा, एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर देता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लोन पेयर बेटा मेरे पास एस ऑर्बिटल में बैठा रहता है। जनरली हमने देखा कि कार्बन था बेटा या ऑक्सीजन था, ठीक है? ऑक्सीजन है मेरे पास, ये मेरे पास एस ऑर्बिटल था, तो लोन पेयर बेटा एस ऑर्बिटल में बैठा रहता है। तो एस ऑर्बिटल में बैठा है तो बेटा पार्टिसिपेट क्यों करेगा, एस ऑर्बिटल की एनर्जी पहले से कम है, तो लोन पेयर अपनी एनर्जी कम ही रखना चाहेगा ना। तो बॉन्डिंग में अगर इसको जाना पड़ेगा तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो ओवरलैप कर पाएगा अच्छे से। तो क्या करता है बेटा, ये अपनी एनर्जी कम ही रखने की कोशिश करता है। तो इसलिए जहां पर भी आपको लोन पेयर दिखे, वहां पर आपको क्या पता चलता है, वहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी कम रहेगी उस ऑर्बिटल के अंदर। ध्यान रखना, सिर्फ उस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट बेटा जेड इफेक्टिव। अब जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ऑर्बिटल क्या करेगा बेटा, एक दूसरे के आसपास आएंगे तो उनका एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो मिक्सिंग इजी हो जाती है, मिक्सिंग इजी हो जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये दो पॉइंट बेटा आपको याद है सेंट्रल एटम के बारे में, यस और नो? यस सर। इसको समझिए, जब आप एप्लीकेशन करेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये तो बड़ा आसान, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता। चलिए आगे चलता हूँ। अब बेटा देखो, जैसे जैसे मेरे पास जेड इफेक्टिव बढ़ती है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आती हैं और हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है। इसको देखने के भी दो तरीके हैं बेटा, एक तो 2p ऑर्बिटल, मैंने बताया था बेटा मेरे पास सेंट्रल एटम है, अगर सेंट्रल एटम मेरा 2p से बिलोंग करता है तो बेटा उसके अंदर पहले से ही क्या एनर्जी गैप कम मौजूद है, पहले से एनर्जी गैप है, तो s और p इजीली क्या कर लेते हैं बेटा, मेरे पास ओवरलैप कर लेते हैं। जैसे इजीली ओवरलैप करेगा, यानी सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन होती। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है बेटा, उस केस में भी क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, वो क्या करता है बेटा, जेड इफेक्टिव को इंक्रीज कर देते हैं। एक्साइटेशन थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो दोनों केस में क्या हो जाता है बेटा, मेरे पास ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्लियर, इतना समझ में आया बेटा बात? सर ये वाला दोबारा बता दो। अच्छा, मैंने बताया बेटा हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या हो बेटा, कम से कम प्रेजेंट हो। तो उसके लिए दो चीजें देखी, एक तो लोन पेयर देखा सेंट्रल एटम के ऊपर, और हमने जेड इफेक्टिव देखा, दो चीजें चेक की, ठीक है? लोन पेयर देखा, जब भी आपको लोन पेयर दिखे तो ये मान लेना कि हाइब्रिडाइजेशन का एक्सटेंट उसके अंदर कम होगा, यानी उस ऑर्बिटल में वो ऑर्बिटल या वो एस ऑर्बिटल नहीं चाहती कि वो हाइब्रिडाइजेशन करे, वो एस ऑर्बिटल एज इट इज रहना चाहती है। और अगर आपने जेड इफेक्टिव देखा सेंट्रल एटम में, या तो 2p होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अगर सेकंड पीरियड से है,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उस केस में बेटा क्या है, एनर्जी क्या पहले ही कम होता है, तो मिक्सिंग इजी होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने लगा दिया साइड एटम में, तब बेटा मेरे पास क्या होगी, मिक्सिंग इजी हो जाएगी, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। एक्साइटेशन थ्योरी में बताया तो ये मैंने। यस सर। तो देखो इसका देखो एप्लीकेशन देखो कैसे करनी है। मान लो बेटा मैंने CH4 लिखा, अब कैसे बताओगे कि CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, लोन पेयर चेक किया, लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो छोटे छोटे पॉइंट याद रखना। उसके बाद आपने क्या देखना है बेटा, Z इफेक्टिव देखना है। Z इफेक्टिव देखने के लिए जो सेंट्रल एटम है कार्बन, वो 2p से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है जी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। दूसरा बेटा यहाँ पर क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो देखो बेटा जहां पर भी 2 या 3 पॉइंट क्या कर देते हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट आपके पास है ना Z इफेक्टिव में, या तो सेकंड पीरियड से हो या फिर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाओ, दोनों में से कोई भी चलेगा बेटा। सेकंड पीरियड है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेकंड पीरियड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं लगाए ना, फिर भी मेरे पास क्या हो जाता है, एनर्जी की मिक्सिंग हो जाती है। तो CH4 में क्या रहता है बेटा, मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन रहता है। समझ में आई बेटा बात? सर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हम एक एटम में देखेंगे या एक मॉलिक्यूल में देखेंगे? बेटा देखेंगे मॉलिक्यूल में, लेकिन सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन लगे ना, तो कार्बन की ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज होगी, यस और नो? यस सर। हाँ, तो जो मॉलिक्यूल के सेंटर में रहता है ना, उसी को देखते हैं, एक एटम पे देखते हैं बेसिकली बेटा हम इसको हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो एक तो एग्जांपल और कराता हूं आपको। जैसे बेटा H2S देखा मैंने, H2S आपने क्या देखा, इसके पास लोन पेयर है जी, बिल्कुल प्रेजेंट है बेटा, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास। समझ में आया? यस यस सर। और नो? आपने Z इफेक्टिव देखा, क्या सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है सल्फर? नहीं करता बेटा, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग नहीं करता। और क्या इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं? ये भी नहीं लगे हुए, तो बेटा इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। तो इसलिए बेटा H2S के अंदर नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा मेरे को बेटा, 90 मिलता है, जो हमने पहले पढ़ा था। अगर p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगी तो कितना मिलेगा बेटा, बॉन्ड एंगल कितना मिलना चाहिए, बॉन्ड एंगल 90 मिलता है और 90 ही मिलेगा। क्लियर, समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, देखो इसकी एप्लीकेशन देखेंगे ना, फिर आपको बड़ा इजी लगेगा। देखो Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी सर H2S के अंदर नेग्लिजिबल होती है या होती नहीं है? बेटा, देखो हल्की फुल्की तो होती है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बॉन्ड बनाएगा तो होती है, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही मान के चलता हूं उसको मैं। क्लियर? ओके सर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, बॉन्ड एंगल इन PH3 इज 93.5। ठीक है कि बेटा देखो ये मेरे पास फॉस्फोरस है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। PH3 बेटा इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है बेटा, देखो यहाँ पर तो मैंने बॉन्ड एंगल फिर भी क्या बताया आपको, ये ड्रॉ कर रखा है, आपको लग रहा होगा 1909 के राउंड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बॉन्ड एंगल है बेटा दोनों हाइड्रोजन के बीच में अराउंड 93.5। तो बताओ इस ऑर्बिटल के अंदर कितना परसेंटेज कैरेक्टर है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू S अपॉन S माइनस 1। तो ध्यान रखना बेटा, जिन दो ऑर्बिटल के बीच का आपको थीटा दे रखा है ना, तो ये S कैरेक्टर किस ऑर्बिटल का आएगा, उसी ऑर्बिटल के बीच का है, उसी ऑर्बिटल के अंदर S कैरेक्टर बताएगा आपको। क्लियर आया समझ में? यस और नो? नहीं समझ में आया? चलो अभी बता देता हूँ, अभी समझ में आ जाए। मान लो बेटा मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस रखा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लोन पेयर रखा। ठीक है बेटा, एक तो ये बॉन्ड एंगल होगा इसके अंदर θ1, यस और नो? एक बेटा ये भी तो बॉन्ड एंगल हो सकता है इसके अंदर θ2, यस और नो? दो बॉन्ड एंगल हो सकते हैं ना, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, यानी एक बॉन्ड पेयर के बीच में, और एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के बीच में, यस और नो? लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपको बता दिया था मैंने, हो सकता है ये भी तो एंगल होगा कुछ ना कुछ। यस सर। ठीक है, तो बेटा आपको अगर θ1 दे रखा है ना, θ1, तो बेटा आप cos थीटा इज इक्वल टू S माइनस S1 लगाना। आप सोल्व करोगे तो आपको S की वैल्यू मिलती है बेटा। जो S की वैल्यू आएगी, तो बेटा जिस दो ऑर्बिटल के बीच या दो बॉन्ड पेयर के बीच आपको एंगल दे रखा है ना बेटा, तो ये S कैरेक्टर किसके बीच का है, इसी ऑर्बिटल का है बेटा, इस ऑर्बिटल का S कैरेक्टर नहीं है आपके पास। क्लियर? यस और नो? ओके सर। यदि मैथमेटिक्स है तो सिंपल बेटा, कि अगर मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ए है बेटा, ये मैंने आपको बी दे रखा है, बी दे रखा है, यहाँ पर मैंने सी और सी दे रखा है, ये आपको θ1 दे रखा है बेटा। अगर आप cos θ1 लगाएंगे तो आपको बेटा S और S माइनस 1, तो S कैरेक्टर किसका मिलेगा, क्योंकि θ1 लगाया है तो इन ऑर्बिटल का आपको S कैरेक्टर मिलेगा। अगर आप θ2 लगाएंगे बेटा, cos θ2 से आपको S कैरेक्टर किन ऑर्बिटल का मिलेगा, इन दोनों ऑर्बिटल का S कैरेक्टर मिलेगा। यस और नो? अब तो आ गया समझ में? तो बस, तो देखो बेटा ये बॉन्ड एंगल दे रखा है ना, तो बॉन्ड एंगल आपको ये क्या मेरा लोन पेयर एंगल नहीं है, बॉन्ड एंगल है, यानी दो जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच का एंगल दे रखा है।
तो PH3 में आपको बॉन्ड एंगल कितना दे रखा बेटा 93.5। आपने एस कैरेक्टर निकाला, एस कैरेक्टर कितना निकल के आया 0.05, यानी बेटा ये जो एस आपका कैरेक्टर है ना 0.05 का मतलब कितना परसेंट हुआ बेटा, सिर्फ 5% हुआ। यस और नो? यस सर। तो बेटा देखो ये जो ऑर्बिटल है ना बेटा, ये जो ऑर्बिटल इसके अंदर एस कितना है, सिर्फ 5% एस है, और तभी तो बेटा इसका एंगल कितना है 93.5 आया। इस ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 5% एस है और बचा हुआ कितना बेटा 95% क्या होगा इसके अंदर, पी कैरेक्टर होगा। यस और नो? यस सर। इसके अंदर पी कैरेक्टर, इसके अंदर पी कैरेक्टर, तो तभी तो बेटा यहाँ पर एंगल कितना है 93.5 आया बेटा। अदरवाइज एंगल कुछ तो अच्छा आता ना, तो बेटा अगर पी मेरे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा है तो एंगल 93.5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा। देखो ये मेरे पास PH3 है, ठीक है, यहाँ पर दोबारा बताता हूँ, ये बेटा मेरे पास यहाँ पर PH3 है, PH3 ये बेटा आपको एंगल गिवन है। इस एंगल की हेल्प से आपने लगाया cos थीटा s अपॉन s माइनस 1, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर बेटा जो s कैरेक्टर है, परसेंटेज s कैरेक्टर है, वो है बेटा 5%, यहाँ पर ही 5%, यहाँ पर ही 5%, तो यहाँ पर बेटा परसेंटेज p कैरेक्टर कितना होगा बेटा 95%, ठीक है। और बेटा एक यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है मेरे पास, यस और नो? यस सर। तो देखो बेटा फास्फोरस के पास, फास्फोरस का मेरे पास क्या था, जब इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं, मेरे पास एक S आता है और बेटा मेरे पास 3 P आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक S और 3 P आपस में हाइब्रिड आपस में मिक्स हो चुके होंगे बेटा, यस और नो? यस सर। तो देखो जब एक S और 3 P आपस में मिक्स हुए ना बेटा, तो जो मिक्सिंग हुई थी वो चारों ऑर्बिटल में इक्वल अमाउंट से नहीं हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं हुई बेटा? क्योंकि एंगल बता रहा है मेरे को, यानी एक S और 3 P जब आपस में मिक्स हुए बेटा, तो ये जो मेरे पास बॉन्ड पेयर बना, बॉन्ड पेयर के अंदर तो 5% है, देखो 5% यहाँ से, 5% यहाँ से और 5% यहाँ से, कितना हो गया बेटा 15% हुआ। तो जो बेटा मेरे पास ये लोन पेयर है, इसके अंदर कितना एस कैरेक्टर होगा बताओ, 85% होगा नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो यही तो मैंने पहले आपको पॉइंट बताया था कि बेटा जो लोन पेयर होता है ना, वो मेरे पास एस कैरेक्टर ज्यादा रखना पसंद करता है, एस कैरेक्टर ज्यादा रखना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि बेटा जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना, वो नहीं चाहता कि अपनी एनर्जी बढ़ाए, वो तो आराम से अपनी लेस एनर्जी बैठा बैठा खुश है आराम से। तो याद रखना हमेशा लोन पेयर के अंदर हमेशा एस कैरेक्टर आपको ज्यादा मिलेगा और बॉन्ड पेयर के अंदर आपको एस कैरेक्टर हमेशा थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये बात सिंपली आप बेटा याद रख लेना। बात किसके अंदर? PH3 के अंदर। सारा डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल के अंदर, ठीक है। और बेटा लोन पेयर यहाँ पर, अगर यहाँ पर एस कैरेक्टर 85 है तो यहाँ पर P% कितना होगा बेटा बताओ? 15% हो जाएगा। यस और नो? यस सर। बस देखो, ये आपसे कोई पूछने नहीं वाला कितना परसेंट कैरेक्टर है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कहां पर मेरे पास एस कैरेक्टर ज्यादा, कहां पर मेरे पास एस कैरेक्टर कम। सिंपल बात है। देखो जब एक एस चारों ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस एक एस का ना 5% यहाँ पर, 5% यहाँ पर, 5% यहाँ पर और 85% बेटा लोन पेयर में रहता है। सिंपल सी बात है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटा, ये वाली ऑर्बिटल है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? S 0.05 यानी 5%, P 0.95 95%, तो sp 19 होती है बेटा। और बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लोन पेयर कितनी होगी बेटा? S 0.85 P 0.15 यानी sp 0.17। ये आपको नहीं याद, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर सेम नहीं होता, हमेशा अलग अलग भी हो सकता है। क्यों? रीजन बताया मैंने आपको। एस कैरेक्टर की मेरे पास लोन पेयर है, वो अपनी एनर्जी कम रखना चाहता है, कम कब रखेगा? जब अपने पास एस कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। क्लियर? यस इसको सर। इसको ऐसे ही याद रखिए बेटा, ऐसे ही याद रखिए। मान लीजिए बेटा आप घर में 4 भाई बहन है, ठीक है, आप 4 भाई बहन है। आप में से बेटा मान लो मैं आपके पास में हलवा लेके आया, ठीक है, मैं आपके पास हलवा लेके आया, तो हलवा बेटा अगर आप चारों को इक्वल अमाउंट में हलवा पसंद है तो क्या करोगे आप किसी दूसरे को ज्यादा ले जाने नहीं दोगे, आप बोलोगे मुझे भी इतना पसंद है, ठीक है, आपका भाई बोलेगा मुझे भी इतना पसंद है, आपकी बहन बोलेगी मुझे भी इतना पसंद है, तो चारों बेटा वो 100 को इक्वल अमाउंट में मुझे बांटना पड़ेगा, 25 यस और नो? लेकिन मान के चलो आप में से किसी एक को हलवा ज्यादा पसंद है और एक को थोड़ा कम पसंद है, तो एक क्या करेगा, अपने पास मान लो बेटा 100 में से उसने 35 ले लिया, तो बचा हुआ 75 क्या आपको इक्वल बांटना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो बेटा देखो सेम यहाँ पे हो रहा है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर को अपने पास एस कैरेक्टर ज्यादा रखना पसंद है, तो टोटल मेरे पास एक एस ऑर्बिटल थी, उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो बेटा लोन पेयर अपने पास थोड़ा ज्यादा एस कैरेक्टर रखेगा और बचा हुआ एस कैरेक्टर बेटा तीनों बॉन्ड पेयर के अंदर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर? यस सर। यस देखो ये सिंपल सा लॉजिक होता है, इस तरीके से मेरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे आपको याद रखना है
बेटा अगर आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे ना, आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी तो मैंने आपको सिंपल बताया, अब आगे हम देखते हैं मेरे पास क्या, देखो एक्सट्रीमली, हाँ जी सर अगर वहाँ पे 3 लोन पेयर होते तो उसमें एस कैरेक्टर कितना होता? बेटा 3 लोन पेयर मेरे पास होते नहीं है, मैक्सिमम 2 लोन पेयर मिलते हैं बेटा। अगर 3 लोन पेयर मिलते हैं तो बेटा सबसे पहले देखना पड़ेगा, हाँ जी सर हेलोजेंस में तो 3 होते हैं ना? हेलोजेंस में, हाँ बेटा हेलोजेंस में 3 होते हैं, तो बेटा वो पहले देखना पड़ेगा मेरे पास कौन से टाइप की बॉन्डिंग बना रहे हो। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये आगे जाके सोल्व, अब थोड़ी देर वेट कीजिए, फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, ओके सर। ठीक है। अभी मैंने आपको हाइब्रिडेशन तो बताई नहीं, उसी कैसे निकालते हैं बताता हूँ कैसे निकाल, देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अभी तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपका बेटा कि हाइब्रिडेशन होती क्या है, और इतना पता होना कि आपको कि हर ऑर्बिटल के पास या जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो जो 4 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर जरूरी नहीं है कि सेम हाइब्रिडेशन हो, इसके अंदर एस का परसेंटेज ज्यादा होगा, किसके अंदर एस का परसेंटेज कम होगा, ठीक है। देखो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हैव डिफरेंट हाइब्रिडेशन, देयरफॉर देयर एनर्जी इज आल्सो डिफरेंट। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि हाइब्रिडेशन का कांसेप्ट क्या होता है कि सबकी एनर्जी सेम रहेगी, जब बेटा हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो चुकी है तो एनर्जी भी अलग अलग होगी सबकी, यस और नो। यस सर। तो जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के पास रहेगा, और जिस ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यस और नो। यस सर। बस यस इतनी बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। सर। हाँ जी सर जैसे एस और पी की इंटरमिक्सिंग मतलब होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, सर डी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है? बिल्कुल बेटा, अभी आगे जाके सीखेंगे पी और डी के साथ मिक्सिंग भी होती है। देखो सेकंड सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा अभी आपको? हाँ जी सर। यस सर। ओके ओके, पता नहीं बेटा कुछ रीजन की वजह से आवाज ही चली गई थी। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था बेटा आपको, जब n की वैल्यू 2 होती है बेटा, l की वैल्यू 0 और 1 ही तो होती है, यस और नो। यस सर। तो 2s और 2p तो पॉसिबल है बेटा, 2d पॉसिबल नहीं होता। हाँ जब बेटा n की वैल्यू 3 होती है ना, तो l की वैल्यू क्या हो जाती है 0, 1, 2। तो बेटा इस केस में 3s 3p और 3d, d भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कब करेगा बेटा, जब p से d या s से d एक्साइटेशन हो पाएगी, यस और नो। यस सर। हाँ तो बेटा ये एक्साइटेशन थ्योरी, यानी जब साइड एटम मेरे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहा होगा तब बेटा यहाँ पर डी भी पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं करता, डी इतना इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है बेटा, जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिस ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। चलिए बेटा अगेन देखो, अगेन मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बॉन्ड एंगल इज NH3 कितना है बेटा, 107 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, 107 डिग्री है, ठीक है बेटा। जो NH3 है वहां पर आपको बॉन्ड एंगल दे रखा है, देखो नाइट्रोजन है, लोन पे रहता है नाइट्रोजन के अंदर, ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 107 है। तो बताओ बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में कितना है। देखो पहले वाला क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करता हूँ,
तो cos 107 लिखा आपने s अपॉन 1 s माइनस 1, सोल्व करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू आपको 22% मिलेगी। तो देखो बेटा इस ऑर्बिटल के अंदर 22% है, इसके अंदर 22% है, इसके अंदर 22% है, तो बेटा लोन पेयर के ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस 3 का 22% यानी 34%। तो देखो बेटा इसमें 22 है और इसमें मेरे पास 34 है, और होना भी यही चाहिए था। लोन पेयर के अंदर हमेशा एस कैरेक्टर आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आप चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे इस बात को हमेशा रट लो या याद कर लो कि लोन पेयर के अंदर हमेशा एस कैरेक्टर बेटा ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर में कितना होगा बेटा 0.34, 34% है, तो बचा हुआ क्या होगा बेटा पी कैरेक्टर, यानी 34 प्लस 6 कितना होगा बेटा 40, 40 प्लस 64% इसमें पी कैरेक्टर होगा बेटा, ठीक है। 66 सॉरी 64 कह रहा हूँ 66। तो इसकी एवरेशन निकाल लेना, इसकी एवरेशन निकाल। क्लियर क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन मिले। हाँ जी हाँ जी पूछिए। सर इसमें जैसे जो हमें cos 107 की वैल्यू है, हाँ ये हमें दी होगी? अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, ये आपके पास है ही नहीं। ये तो आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला आपसे, आपसे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हैं। अभी तो मैंने एप्लीकेशन बताई नहीं है बेटा आपको, ये मैं सिर्फ आपको बातें बता रहा हूँ। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, ये आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि cos 107 से s अपॉन s माइनस 1 कैसे निकालना है। क्लियर? हाँ जी बेटा, यस और नो? आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो बेटा मेरे पास आता है ड्रैगो कंपाउंड्स। ड्रैगो कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? देखो सिंपल सी बात है, मैंने भी आपको बताया था बेटा, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है नहीं है, आपको क्या देखना है बेटा? एक तो देखना है कि मेरे पास सबसे पहले देखना है बेटा लोन पेयर है या नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है लोन पेयर है या नहीं है, और दूसरा आपको देखना है बेटा जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में 2 चीजें देखनी होती है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है, या फिर मेरे पास साइड एटम क्या है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनमें से अगर मैक्सिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बेटा आपको क्या होगा, आपका मेरे पास क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ड्रैगो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बेटा नहीं होती, उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना मिलता है आपको ऑलमोस्ट 90 मिलता है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ड्रैगो। देखो व्हेन सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, देखो सेकंड पीरियड से तो नहीं है, थर्ड पीरियड से आया, एंड थर्ड एंड ऑनवर्ड पीरियड एंड कंटेन्स लोन पेयर, लोन पेयर भी आ गया, लोन पेयर नहीं होना चाहिए था। और साइड एटम क्या हो बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 2.1 यानी हाइड्रोजन से कम, या हाइड्रोजन हो, देन such compounds have negligible hybridization and bond angle is nearly 90 यानी pH 3 हो गया। देखो बेटा थर्ड पीरियड से है और हाइड्रोजन है, तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही नहीं होता, और लोन पेयर भी है H2S, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नहीं है। ये क्या है बेटा मेरे पास लोन, यहाँ भी इसको क्या बोलता हूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन नेग्लिजिबल, और इसको बोला जाता है बेटा ड्रैगो कंपाउंड्स। क्लियर आया समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, देखो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन बेटा मेरे पास होती है, ठीक है। किस रीजन से होती है मेरे पास? जब बेटा मेरे पास यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है तो सबसे पहले आपको बात क्या रखनी है बेटा, बेटर बॉन्ड बनेगा। ये मैंने आपको पहले लिखवा रखा है वैसे बेटा, बेटर बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन बनती है। दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटा, इक्वल एनर्जी हो जाती है, सारे बॉन्ड की इक्वल एनर्जी हो जाती है, लेकिन हमेशा हर बॉन्ड में नहीं होती। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो इक्वल एनर्जी होगी, एस और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में इक्वल एनर्जी नहीं होती। लोन पेयर में एस कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होता है, उस केस में बेटा क्या होता है एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से लोन पेयर के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, उसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, तो वहां पर बेटा मेरे पास उसको बोला जाता है ड्रैगो कंपाउंड्स बोला जाता है। एक्सक्यूज मी सर, क्लियर? हाँ जी सर ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके अंदर sp3 मतलब 2 हाइब्रिडाइजेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो? नहीं बेटा ऐसा कभी, ऐसा बेटा ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग वाली बात होगी। एक बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सोल कैसी हो सकती है मतलब, तो बेटा एक एटम के अंदर एक ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी ना, 2 से ज्यादा हाँ एक मॉलिक्यूल में हो सकती है। एक मॉलिक्यूल में मान लो बेटा आगे देखेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप के एटम होते हैं, सेंट्रल और साइड। हो सकता है कि सेंट्रल की हाइब्रिडाइजेशन अलग हो और साइड की हाइब्रिडाइजेशन अलग हो। यस और नो? क्लियर बेटा? देखो एक एटम की एक ही हाइब्रिडाइजेशन होगी किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये बात ध्यान रखना। सिंपल है, एक एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, दो थोड़ी रख सकता बेटा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ओके सर। ठीक है चलिए बेटा सिंपल। चलिए यहां मैंने लिखवाया। इसके बाद अगेन देखो बेटा, देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ,
चलिए ये मैं आपको थोड़ा ना कल ही कराता हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, मेरे पास अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोन पेयर अपने अंदर क्या रखता है, एस कैरेक्टर ज्यादा रखता है, वैसे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने अंदर क्या रखता है बेटा, पी कैरेक्टर ज्यादा रखता है। बताओ पी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि पी कैरेक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पी कैरेक्टर क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डायरेक्शनल, तो पी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजी अपनी तरफ पुल कर सकता है। ठीक है, तो बेटा बताओ पी कैरेक्टर के अंदर मेरे पास क्या होता है बेटा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा रखता है। तो बेटा यहाँ पर चलो मैं इसको एक बार बताता हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, कहां पर मेरे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा हाई होता है, समझ में आया? पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, इसकी मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको। ठीक है, ओके सर। सर एक बार पेज नंबर 20 दिखा दो। हाँ जी हाँ पेज जी, नंबर sir। 20 लिखे बेटा। ठीक है, लिख लीजिए। सर लीव कर दें क्लास? हाँ जी लीव कर सकते हैं बेटा। सर हम लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं? क्या बेटा, किस चीज को, हाइब्रिडाइजेशन को? हाँ जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल करते हैं बेटा, करते हैं उस चीज को तो हम कंपेयर। अभी तो वही मैं निकाला मैंने। देखो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा या परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, बस। लोन पेयर के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा वो अपनी एनर्जी कम रखना चाहता है। ठीक है, और ऐसे बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो, उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर हमेशा ज्यादा। बस ये दो बातें याद रखिए, फटाफट हमारा काम बनता है सारा का सारा। क्लियर? ओके सर। बस ठीक है बेटा, लिख लिया? चले? बाय सर। यस सर। बाय सर। थैंक यू।